हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगत 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और फ्रेंड्स, ये 16वां मॉक टेस्ट है। 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोग मॉक टेस्ट अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और इससे पहले वाले मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके जरूर दीजिए। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहीं पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। सब कुछ फ्री है। फ्रेंड्स, आप लोग जो है 150 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका जो कट ऑफ है, यहाँ पे मैं 92 रखा हूँ जनरल का, है ना। ईडब्ल्यूएस का जो है 88 रखा हूँ। ओबीसी का 89 रखा हूँ। ईबीसी का 86 रखा हूँ। एससी और एसटी दोनों का कट ऑफ इस बार जो है मैं रख रहा हूँ 82 आप लोगों का। फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में जो मैं कट ऑफ रख रहा हूँ जनरल में, वो आपका जो है 84 है। ईडब्ल्यूएस में 78 है। ओबीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका भी 78 है। ईबीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका भी 78 है। और एससी एसटी फीमेल के लिए यहाँ पे जो रखा हूँ आपका 74 रखा हूँ कट ऑफ, है ना। चलिए, इतना का टारगेट भाई आपको लेके चलना है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप टारगेट 110 का रखिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किया है। और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे बीपीएससी प्री का बैच हो, तो इसके लिए ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके कोर्स के रिगार्डिंग या फिर मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान है, इसमें टोटल मैं 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 150 का 150 क्वेश्चन है। इसमें मैथ्स का भी है, इंग्लिश सॉरी मैथ्स है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में स्पेशल बिहार है, नेशनल इंटरनेशनल वाला सेक्शन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन करें कि एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका क्या कारण है, ये पूछ रहा है। और एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का बीपीएससी प्रश्न पूछते हैं। हालांकि इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो जाहिर सी बात है आप लोग इसका आंसर टिक कर दिए होंगे, है ना। तो बी इज द राइट आंसर होगा। आंसर हो जाएगा गतिमान अवस्था की जड़ता। अगर गतिमान अवस्था से भाई जाहिर सी बात है आप गति के साथ अगर छलांग लगाते हैं तो भाई लंबे दूरी जो है तक छलांग लगा सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो गतिमान अवस्था की जड़ता, ये इसका कारण है। अगला क्वेश्चन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है फ्रेंड्स आपको जब मैं पीडीएफ देता हूँ तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजें डिजाइन किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो मॉक टेस्ट दीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि भाई आपके कौन से सेक्शन वीक है, कौन से सेक्शन कमजोर है ना। किस में आपके अच्छे परफॉर्मेंस है, किस में आप एवरेज है, किस में आप बिलो एवरेज है। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से ही पता लगेगा। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा फिर आपको दिक्कत होगा प्री एग्जाम निकालने में, क्योंकि अब 1/3 नेगेटिव हो गया है। तो अभी भी आप क्वेश्चन में मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भाई ये भी ध्यान में रखना कि 1/3 नेगेटिव भी है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल से सीधा उधर दिशा में नीचे की ओर, मतलब कि सीधे जो है डाल से नीचे की ओर क्या करता है, गिर जाता है। तो बंदूक की गोली लगेगी। अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जरूर जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि भाई कितने लोग जवाब दे पाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है बंदूक की गोली जो है ना बंदर को लगेगी, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि एक शिकारी के गोली चलाने के बाद बंदर के डाल से सीधे ऊर्ध्वा दिशा में नीचे की ओर गिरने पर जो है बंदूक की गोली सॉरी बंदूक की गोली जो है बंदर को लगेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह दोनों नीचे की ओर जाएगी, गोली बंदर को लग जाएगी। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जाके
रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ दिया हूँ और डिजिटल फॉर्मेट में, हैंड रिटेन नोट्स में, दोनों में दिया हूँ, जिसमें भी आपको समझ में आए, और सब कुछ मैं जीरो से समझाया हूँ, इसलिए जाके कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, तो इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, तो इसका दोलन घटेगा, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट किस अवस्था में होगा, तो ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा सी इज द राइट आंसर, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। अब इसके पीछे का कहानी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि एक पियानो की पिच कम करने की, पियानो मैं बोल रहा हूं पियानो, एक पियानो की पिच कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके सामने आंसर है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपको परेशान करता है। तो भाई पियानो का एक तो जो स्ट्रिंग मतलब मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में इसका तनाव भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा, तो हालांकि एक ऑप्शन ई भी होना चाहिए, एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि मैं इसके बारे में बात करूँ तो पियानो का पिच जो है ना, तार की मोटाई तारों के तनाव पर निर्भर करता है। पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग, तो मोटे तार का प्रयोग जाहिर सी बात है मोटे स्ट्रिंग का उपयोग होगा, या फिर आप तार का तनाव, सॉरी ये बढ़ना नहीं होगा, तार की जो तनाव है यहाँ पे डी हो जाएगा, ये कम करना चाहिए। तो भाई ए और इसका डी आंसर हो जाएगा, तो ये एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, मैंने कोई बात नहीं अभी मैं बता दिया। तो आंसर क्या होगा भाई, ये दोनों चीज इसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे के रूप में चलती है तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होगा, उसके माध्यम में क्या होगा, ये कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना हो जाएगा, है ना, छोड़े बिना क्या करेंगे, तो ये जो है ऊर्जा का स्थानांतरण, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच के अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, और आप सबको पता है कि बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्यों की मतलब कि क्यों जोड़ा जाता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। आंसर आपके सामने है, चारों ऑप्शन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और मुझे पता है ये क्वेश्चन सबको परेशान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। गर्मी में रेलों के, यहाँ पे देखिएगा, गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण, आप कहिएगा सर ये तो उटपटांग लग रहा है, हाँ उटपटांग दिखेगा, ऑप्शन ऐसे रहते हैं एग्जाम में, है ना। तो गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है ना। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से या फिर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसका जवाब सभी लोग दे पाइएगा, मुझे पता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण जो है सबसे ज्यादा झुकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कौन से ज्यादा वर्ण जो है ना, प्रकाश का कौन सा वर्ण जो है सबसे ज्यादा झुकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पीला, नीला, लाल, बैगनी, है ना। आसान क्वेश्चन है, सभी जवाब दे दिए हैं मुझे पता है। तो बैगनी जो है आप सबको पता है, ये सबसे ज्यादा झुकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष को डैश नाम से जाना जाता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है बीपीएससी का, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष।
तो जिसे निकट दृष्टि दोष होगा, जाहिर सी बात है वो निकट की चीजें देखता है लेकिन ये दूर की चीजें नहीं देख पाता है। जिसे दूर दृष्टि दोष होता है ना, ये दूर की चीजें देखता है लेकिन ये जो है निकट की चीज नहीं देख पाता, मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है ना। आप सबको पता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस लगाते हैं, तो आपके सिर्फ अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। तो आराम से इसे याद रख सकते हैं, ये 12 अक्षर है तो 12 में अवतल है, दूर में छोटा शब्द आप देख सकते हैं भाई ये उत्तल है, तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि दृष्टि की खराबी जो है होता है, आंख जब आपका खराब होता है, दृष्टि मतलब आंख होता है ना, तो अगर जब आप आंख खराब होते हैं तो निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को जो है किस नाम से जाना जाता है, ये कह रहा है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं, अच्छा आपके ऑप्शन में है ही नहीं, मायोपिया इसे कहते हैं, मायोपिया तो है ही नहीं है ना, क्योंकि हाइपर जो माइट्रोपिया होता है ये दूर दृष्टि दोष जिसको होता है भाई उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया। और मायोपिया जो है यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, एक ऑप्शन और होना चाहिए यहाँ पे, मैं मेंशन कर देता हूँ मायोपिया, यहाँ पे ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में, निकट दृष्टि को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर इसका ई हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक होता है। ये बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ और इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और उम्मीद इतना तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, इसका आंसर के इसकी लंबाई पर ये निर्भर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक कंडक्टर की प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है उसकी लंबाई के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैं अपने मॉक टेस्ट में भी लिया हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो ये जो फ्यूज तार होता है ना फ्रेंड्स, ये किसका बना होता है, ये पूछे जा रहे हैं आपसे। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, टीन व सीसा का। तो टीन प्लस सीसा का है ना, शीशा का, डी इज द राइट आंसर होगा इसका। टीन और शीशे की बना होता है और यह एक मिश्र धातु है। तो ये भी प्रश्न उल्टा पुल्टा के पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। मैं बोल रहा हूँ फलियां, कलिया मत समझ लीजिएगा, फलियां लिखा हुआ है। अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। हम लोग इजी क्वेश्चन को ही गलत कर बैठते हैं, तो गलती आज के बाद नहीं करना है। इसमें प्रोटीन होगा, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फलिया जो दाल के तौर पर भी जानी जाती है, फलिया को दाल के तौर पर भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये हरा होता है, हरी रंग का होता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है, आयरन होता है, विटामिन होता है, ये सब इसमें मौजूद होता है। और हमारे हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विलुप्त होता है, कौन सी शर्करा नहीं होता है, विपुल होता है, विपुल होता है। माफी चाहता हूँ यार, क्वेश्चन दूसरा टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, ये जो शब्द है विपुल, आपके मन में आएगा सर विपुल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है बहुत अधिक, है ना। यहाँ पे लिखे तो बहुत अधिक, इसका मतलब हुआ कि बहुत मात्रा में। सीधा अब कई बार ना हम लोग हिंदी में चीजों को समझते नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इंग्लिश वाला पॉइंट को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में या फिर बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है सेलुलोज इसका आंसर हो जाएगा, और जवाब आप लोग दिए होंगे, इसका आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेड़ पौधा में मैक्सिमम जो है सेलुलोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है,
हाल का पूर्वज है आधुनिक मनुष्य का। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पढ़ाया हूँ अच्छे से। ये इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैग्रॉन मनुष्य, क्रोमैग्रॉन मनुष्य, क्रोमैग्रॉन मनुष्य, ठीक है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है क्रोमैग्रॉन मनुष्य को माना जाता है। क्रोमैग्रॉन मानव के अवशेष फ्रांस से मिले हैं। कहाँ से फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये फ्रांस से मिले हैं। यह होमोसेपियंस का मतलब यह होमोसेपियंस जाति का था, ठीक है। और यह शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण था, है ना। मतलब ये शिकार करने में और मछली पकड़ने में एकदम टैलेंट था। क्रोमैग्रॉन कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा होमोसेपियंस का जो है प्रजाति है, तो ये क्रोमैग्रॉन मनुष्य रहता है आपके ऑप्शन में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन को ना उल्टा पुल्टा के पूछे जाते हैं आपके पेपर में। विकास का मुख्य कारक है आपके ऑप्शन में, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से उद्विकास जो चैप्टर है उसमें पढ़े। एक शब्द आपने देखा होगा, प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था, कौन बता सकते हैं, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर डी हो जाएगा। विकास का प्रमुख कारण जो है प्राकृतिक वरण है। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति में कह रहा हूँ, संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। प्रत्येक प्राकृतिक वरण से क्या होता है, इसका तात्पर्य कि प्रत्येक जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा। और अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीव मतलब कि दूसरे जीवों से जीव का जो है जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जीव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। आ गया वो क्वेश्चन, तो नाम तो आपने जरूर सुना होगा, चार्ल्स डार्विन का, है ना। कौन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन होगा या लेमार्क होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, आंसर डी होगा, चार्ल्स डार्विन होगा, ठीक है। जीव विकास को सर्वप्रथम मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में भी है भाई सर्वप्रथम, पहले, है ना। तो इसी की थ्योरी को, और ये मैं पहला ही चैप्टर में पढ़ाया हूँ बायोलॉजी में बहुत अच्छे से, आपने जब सही से जवाब दिया होगा। तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाने का प्रयास किया। और इसका सिद्धांत की मैं बात करूं तो लेमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है, और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे इसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए होती है क्योंकि ऊंचे पैरों की पत्तियां खाता था। इन्होंने एवोल्यूशन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और डार्विनवाद के सिद्धांत की मैं बात करूं तो इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ, वो सब आप जाके देख सकते हैं। हालांकि जब मैं पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड भी करती हूँ, नहीं तो पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, 150 क्वेश्चन में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाँ जो काम का चीज है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। जो फंगी होता है ना भाई, उसमें पोषण की विधि कौन सा होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। जवाब दीजिए सभी लोग। बिल्कुल आंसर यहाँ पे जो है डी होगा, क्योंकि ये मृतोप जीवी पोषण होता है। इसमें मृतोप जीवी पोषण होता है, मृतोप जीवी पोषण होता है फ्रेंड्स। फफूंद या कवक आप जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें पोषण का जो विधि होता है ना, ये मृतोप जीवी होता है। पर्णहरित, क्योंकि फंगी में पर्णहरित का जो है यहाँ पे अनुपस्थिति होता है, इसमें उपस्थित होता नहीं है, है ना। इसी के कारण जो है CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने का में ये असमर्थ रहता है। तो CO2 और जल ये उसमें असमर्थ रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें हरियाली होगा नहीं। ये बेसिक सी बातें हैं। और ये अपना भोजन कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं, तो भाई ये सारे गले पदार्थ से ही करते हैं अपना भोजन, और तो ध्यान रखिएगा। कब अच्छा एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, तो कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो ये माइकोलॉजी इसे कहते हैं ना, फिर ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक एक तना है जड़ नहीं है, क्यों है ऐसा, ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, तो बिल्कुल इसमें नोड और इंटर नोड शामिल नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
है ना, तो इसलिए इसका इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। अदरक एक तना है, जर नहीं, क्योंकि इसमें नॉट और एंटर नॉट शामिल है। अदरक का वैज्ञानिक नाम जो है जिंगीबेर ऑफिस, यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं सबका नहीं लिखूंगा, इसका लिख देता हूँ जिंगी बेर होता है ना भाई, यहाँ पे लिखता हूँ जिंगी बेर होता है, जिंगी बेर ऑफी सिनले होता है, ऑफी सिनले, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लेते कई बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि पाइन के शब्द आपके पेपर में देखते हैं, तो पाइन हो गया, फर हो गया, शप्रूस हो गया, सेडार हो गया, लार्च और साइप्रस आदि जो है ये मशहूर लकड़ी, मैं बोल रहा हूँ लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि पाइन क्या है, ये अनावृत पौधे हैं या फिर आवृत जीवी पौधे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। अच्छा आप लोग पहले आंसर दीजिए, है ना। तो बिल्कुल इसमें बीज नहीं होता है, तो जिसमें बीज नहीं होगा इसे हम लोग अनावृत बीज पौधे कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का परगुहा, जिसे हम लोग सीलोम कहते हैं, सीलोम कहते हैं, से रक्त भरा हुआ होता है। दोबारा क्वेश्चन को सुनिए, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का सीलोम रक्त से, सीलोम जो है ना जिसे हम लोग परगुहा कहते हैं, परगुहा और इंग्लिश में सीलोम कहते हैं, तो रक्त से भरा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19 नंबर का। तो आर्थ्रोपोडा जगत के जितने भी जीव होते हैं ना उसमें यही होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा आर्थ्रोपोडा में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से जीव आते हैं, तो केकड़ा का आपने नाम जरूर सुना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल। केकड़ा हो गया भाई, इस तरीके का जो जीव होगा ना तो इसे आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। एक केकड़ा हो गया, झींगा मछली नाम सुना होगा, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, तो ये सब जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है, समूह में आता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का जो जीव होगा ना तो आप क्वेश्चन से एलिमिनेट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम रहता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, क्या कारण है कि दौड़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका पृष्ठ तनाव की अगर मैं बात कर लूं, हालांकि आपने एक पकड़ ही लिया होगा क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा सी इसका। तो पृष्ठ तनाव जल सतह को जो है एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, इस कारण से जो है कीट जो है जल की सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है। आगे बढ़ जाते हैं, शोषण जड़ों वाले पौधे को कहते हैं, शोषण जड़ों वाले पौधे को क्या कहते हैं, दलदली पौधे, अधिपादप पौधे, मैग्रोव, जलीय पौधे, क्या कहते हैं। 21 नंबर का आंसर बताइए, बिल्कुल सी होगा मैग्रोव पौधे। और मैग्रोव वन बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स शोषण जड़ों वाले पौधे को मैग्रोव पौधे या फिर इसे हम लोग एबीसेनिया प्रजाति के पौधे कहते हैं। इन पौधे में पाए जाने वाली वेबीय जड़ें जो है कई रूपों में होती है, और पौधों में की बात करूं तो पौधे में जड़ें जो है छोटी तथा तार जैसी होती है, जो तने से मिलकर चारों ओर फैल जाती है। इन जड़ों पर जो है छोटी छोटी पेंसिल जैसी रचनाएं होती है, जिन्हें शोषण जड़ या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में न्यूमेट्रोफोर्स कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, कंकाल का ही हिस्से है लेकिन हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, और जो मोड़े जा सकते हैं। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 का, आप लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल कार्टिलेज का आपने नाम सुना होगा, बायोलॉजी में पढ़ा हूँ, डायग्रामिकली सब कुछ बताया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पे
सी हो जाएगा आंसर इसका। कशेरुक रज्जु, कसे रुक रज्जु में होता है भाई, रज्जु में होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहते हैं, स्पाइनल कोड। और फ्रेंड्स मैं दोबारा कह रहा हूँ, बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ये सब क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। स्पाइनल कोड कहाँ पे होता है, तो डायग्रामिकली आपको दिखेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आ आएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ना भाई, उससे थायरॉक्सिन स्रावित होता है, एंजाइम है ये, थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन जो एंजाइम है ना, थायरॉक्सिन एंजाइम, ये कौन से ग्लैंड जो है ये स्रावित करता है, ये कह रहा है थायरॉक्सिन एंजाइम को। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये आपने मानव शरीर के तंत्र पढ़ा होगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने इसके बारे में पढ़ा है। आंसर बताइएगा सभी लोग, है ना। इसका STH होना चाहिए ना, STH ही होना चाहिए, सॉरी TSH, मैं उल्टा बोल दिया हूँ। और कहाँ होगा भाई, यहीं पे A नंबर आंसर हो जाएगा। TSH जो यहाँ पे हार्मोन है, TSH हार्मोन, जैसे हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में TSH लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर ये हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने अब आ गया। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, सियाही पानी में डाइस के कारण फैल जाती है या फिर फैलती है? सियाही पानी में डाइस के कारण, किसके कारण? परासरण, वाष्पन, दबाव, विषरण या द्विध्रुव आघूर्णन होगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल 25 का डी हो जाएगा, विषरण के कारण ऐसा होता है, विषरण के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का, गलती मत कीजिएगा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है इसका 7 होता है ना। आगे बढ़ जाते हैं, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व की जो है, अब तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, अणु, परमाणु, ये सब बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ, किससे मिलके तत्व का निर्माण होता है, फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, आप लोग जवाब देंगे मुझे पता है। तो मेंडलीव के समय कुल तत्व की संख्या कितनी है, ये हो जाएगा 63 था। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विभाजन की शाखा का नाम है। 28 का आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मा भौतिकी है। क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस का मैं जानबूझ के टफ लिया था, और आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जरूर PDF दूंगा तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो SO2 का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसी का उपयोग किया जाता है, हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे है ही, A नंबर इसका आंसर हो जाएगा, SO2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30, इसे काट दीजिए कोई बात नहीं। करें, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? धातु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, और सबसे हल्की के संदर्भ में पूछा है, तो बिल्कुल इसका बी हो जाएगा, है ना। लिथियम जो है, ये जो जितने ऑप्शन है उस सबसे हल्की होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे हल्की धातु लिथियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसका जो सिंबल है Li से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है ना। तो लिथियम और ऑस्मियम सबसे भारी है, लिथियम सबसे कम भारी है, ऑस्मियम सबसे ज्यादा है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या फिर मंत्रालयों में से किसका संलग्न, यहाँ पे संलग्न होगा, संलग्न न है, ठीक है, संलग्न ही है, ठीक है, संलग्न कार्यालय मतलब सम्मिलित रूप से कार्यालय है, ये पूछ रहा है, ठीक है। 31 का तो आंसर ये हो जाएगा संस्कृति। अगला क्वेश्चन आपके सामने हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि
सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अब दोनों में क्या अंतर था, सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में, है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, जवाब दिए होंगे, है ना। तो इसमें जो है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। अब यहाँ पे किसके संदर्भ बोला, कल सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। तो इसके पास शहरी जीवन था सिंधु घाटी में, जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल। लेकिन वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की बात करूँ तो ये डायग्रामिकली था, जिसे हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। यहाँ ही कह रहा है कि चित्र, क्योंकि उसकी जो लिपि था कुछ सिंबल फिगर टाइप का था। तो ये बिल्कुल सही है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का साक्ष्य मिला ही नहीं है और नई शस्त्र का कोई प्रमाण मिला है। आंसर क्या होगा, ये डी सही हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए भैया, हड़प्पा स्थल बोला जा रहा है, ठीक है। तो चुन्हद्रो है, कोर्दुजी है, शोहगोरा है, देशलपुर है, बताइएगा। सी हो जाएगा भाई, ये दशलपुर भी है, चुन्हद्रो है, कोर्दुजी है, लेकिन सोहगोरा नहीं है। सोहगोरा जो है फ्रेंड्स नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। सोहगोरा जो है यूपी में पड़ता है, आप सबको पता होना चाहिए। और सोहगोरा की अगर मैं बात करूं, यूपी गोरखपुर के, ये राप्ती नदी है, ताप्ती नहीं है। राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है, जो कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये थोड़ा सा चर्चा में रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी या फिर जानी जाती है, आपके ऑप्शन में है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। अच्छा, स्टेटमेंट है क्या, हाँ स्टेटमेंट है। तो कह रहे कि इनमें से जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का। तो बिल्कुल इसका डी होगा, ये सबके लिए प्रसिद्ध था। अपने नगर नियोजन के लिए तो था ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, जाहिर सी बात इसी का हिस्सा है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी और अपने उद्योगों के लिए भी यहाँ पे ये लोग सब कुछ मतलब कि ये क्या थे, तो प्रसिद्ध थे। तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ब्राह्मण वेदनी, दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मवादिनी थी, या फिर जिसे आप लोग कह सकते हैं विदुषी महिला, आप कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी वह जो है ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो भाई देखो, इसमें तो भाई बहुत सारे ऑप्शन है, लोपामुद्रा, गर्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं बताऊं तो वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्री का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, है ना। जिसका नाम कुछ इस तरह है, आपाला हो गया, घोषा हो गया, विश्वरा हो गया, लोपामुद्रा हो गया। और लोपामुद्रा से हमेशा क्वेश्चन आता है, आपके ऑप्शन में यही रहता। तो ये अगस्त ऋषि था ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगस्ताई ऋषि था, ऋषि उसी का पत्नी था ये लोपामुद्रा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो वसुमित्र का आपने नाम जरूर सुना होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी, वसुमित्र ने, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें 3 बिहार में हुआ था, 1 बिहार से बाहर हुआ था। तो ये भी कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 स्थानों, अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित 4 स्थानों में वो भी बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। देखो भाई आ गया वही चीज है। तो आपको कूट का प्रयोग करना है, तो पहले कहाँ पे हुआ था, उसके बाद कहाँ पे हुआ था। तो सर फ्रेंड्स, पहले वैशाली हुआ था, उसके बाद वैशाली के बाद कहाँ होगा, सॉरी पहले राजगिरा में हुआ था, माफी चाहता हूँ, पहले राजगिरा में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे वैशाली होगा, उसके बाद यहाँ पे पाटलिपुत्र होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। तो ये होगा इस तरीके से, हम लोग देख लीजिए कहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा सुनिए, पहले बौद्ध संगीति सबसे पहले जो है हुआ था फ्रेंड्स राजगिरा में, पहला, दूसरा वैशाली,
तीसरा पटना, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, कुंडल वन। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार करना है। बुद्ध, अच्छा ये स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक बार में दिखना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट है, और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या फिर विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है, महायान बौद्ध मत की है, ठीक है। बताइएगा पहले आप सभी लोग, उसके बाद मैं आंसर। तो पहला ऑप्शन है, बुद्ध में जो है देवतारोपण जो यहाँ पे है, ये भी है बिल्कुल सही। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना, ये भी शामिल है। कौन से किसके संदर्भ में, तो महायान बौद्ध मत के संदर्भ में। तो आंसर तीनों सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से पढ़िए ताकि चीजें आपके अच्छे से कवर हो सके। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों का जो है आपको सम्मिलित करना है, और ये प्राचीन स्थल है, देख सकते हैं, लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है 39 का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लोथल का, है ना, तो लोथल जो है प्राचीन गौदी क्षेत्र है। आप सबको पता है यहाँ पे डॉकयार्ड था, तो ये बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात राज्य में है, और हड़प्पा सभ्यता का जो है स्थल है ये लोथल। सारनाथ की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यहीं पे सारनाथ में दिया था। राजगीर की बात करूं तो राजगीर में क्या है, तो आप कहिएगा अशोक का स्तंभ शीर्ष, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। नालंदा की मैं बात करूँ तो यह बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आंसर सी इज द राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में, राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, क्योंकि अशोक का जो है सिंह स्तंभ जो है ना, ये कहाँ पे है, तो सारनाथ में है। सारनाथ में आप सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, राजगीर में नहीं है। अच्छा बताइएगा राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। मैंने आपको बताया जिसे राजगृह के नाम से, जो प्राचीन नाम है। राजगिरी और राजगीर दोनों अलग नहीं, एक ही है। तो प्राचीन नाम है राजगिरी, अभी राजगीर कहते हैं हम लोग। जहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, बीपीएससी पास करते हैं, दरोगा पास करते हैं, बीएसएससी जो पास करते हैं, तो वो भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी। अब आ गया क्वेश्चन भी, मगध की राजधानी कौन सी थी, तो जब से साफ साफ दिख रहा होगा, राजगिरा, जिसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है, इसे आप ही का नाम जो है राजगीर है ना। तो 3 नाम है, गिरिब्रज, राजगृह और राजगीर। तो यही राजगीर है अभी जो ट्रेनिंग में जाते हैं। और कहाँ पे है, तो कौन से जिला में पड़ता है बताइएगा, नालंदा में पड़ता है, नालंदा जिला में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में कौन से राजवंश अपना शासन व्यवस्था को चला रहे थे। सिकंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बिल्कुल उस समय नंद वंश का शासन था, है ना, नंद वंश का शासन था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और नंद वंश का सब, उसमें भी अंतिम जो शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद के बारे में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, नहीं तो पूरा मॉक टेस्ट नहीं करवा पाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, जैसे हम लोग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, तो शिलालेख में अशोक का या फिर अशोक के परस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, रानियों अशोक का मतलब है राजा अशोक उल्लेखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जवाब भी आप लोग दीजिएगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बिल्कुल कन्हल हल्ली जो है ना, कन्हल हल्ली, ये परस्तर शिलालेख है, वहीं पे अशोक का नाम जो है रानी अशोक या राजा अशोक मिलता है, कन्हल हल्ली अभिलेख से।
और ये अगर मैं बात कर लूँ कनहलहल्ली का, तो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा ये जो है अभिलेख या फिर बौद्ध स्तूप है, ठीक है। यहाँ सम्राट अशोक की रानी के साथ परस्तर पर जो है प्रस्तर रूप जो है चित्र उत्कीर्णित किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक राजा अशोक लिखा है। तो ये प्रश्न पूछे भी जा सकता है कि कनहलहल्ली शिलालेख किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग मतलब कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन में समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। 43 का आंसर है बिल्कुल ये हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित, बहुत इंपॉर्टेंट है, चट्टान जिसे हम शेष कहते हैं का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन 44 नंबर का, ये हो जाएगा भाई मौर्य मूर्ति कला में। ये कई बार क्वेश्चन, और आपने मेंस में भी जो है मौर्य कला को पढ़ते हैं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी 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 के रूप में परिभाषित बताता है, हुंडी के रूप में परिभाषित बताता है। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सॉरी, ये जो 44 नंबर का आंसर होगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आंसर इसका गंधार मूर्ति कला हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग जो है माध्यम के रूप में होता था, तो ये आंसर होगा गंधार मूर्ति कला। सॉरी, माफी चाहता हूँ, गंधार मूर्ति कला हो जाएगा। जो कि गंधार मूर्ति कला की मैं बात करूँ ना, तो ये हरित स्तरीय या फिर शिष्ट चट्टान का प्रयोग इसमें किया जाता था, ठीक है। मथुरा कला में इसी का अनुसरण होता है था, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा क्या था। क्वेश्चन था, अच्छा ये हुंडी से संबंधित होगा, ये विनिमय पत्र था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विनिमय पत्र का उदाहरण था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। पंचायत शब्द भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। 46 बिल्कुल सी हो जाएगा, ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन नाम से ही पता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार कर लीजिए, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, ठीक है फ्रेंड्स। 46 का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वे कहाँ है। 47 का डी हो जाएगा, ये उत्तर मेरूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आप सबको पता है 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद 1858 में 1 नवंबर 1858 में ये काम किया था। चूंकि अगर मैं बात करूं, भारत में 2 लोग शासन व्यवस्था को चलाए हैं, एक ब्रिटिश कंपनी जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है वहां से लेके 1858 तक, और 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश क्राउन अपनी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेता है, और उसके बाद 47 तक 1927 तक चलाता है ना। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ पॉलिटिकल साइंस में ये चीजें, और हिस्ट्री में भी पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। नील की खेती का ह्रास हुआ, तो बी हो जाएगा भाई, नई खोजों के कारण जो है ना विश्व बाजार में इसका उलाबगर होना।
सबसे बड़ी बात है कि अगर नया खोज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अलग अलग रंगों का प्रयोग लोग करेंगे, है ना, मार्केट में। जाहिर सी बात है इसका भाव डाउन होगा, रेट कम होगा, तो इस पे हाँस होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को जो है सही क्रम के अनुसार रखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब तक आपको इसका डेट नहीं याद होगा ना, ये क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, पूछा गया है क्वेश्चन भैया, बता सकते हैं आप लोग। 50 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें तो सब कोई परेशान होइएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो देखो, वेल्लोर विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स 1806 में, मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था, आप सबको पता है, बताइएगा बंगाल में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था 1757 में, 1764 में, माफी चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा 1764। कच्छ का विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, आप आराम से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हुआ था 1819 से 31 के बीच में, 1831 के बीच में। कोल विद्रोह हुआ था 31 से 32 के बीच में। और ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच में। वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह तो आप सबको पता ही है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, जिसका आंसर ए हो जाएगा। 1, 3, 2, 4, 5 आएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर जो है आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। छोटा नागपुर के पठार का नाम जरूर सुना है, वो विद्रोह आपने जरूर सुना है। 51 नंबर का क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर ऑप्शन तो है ही नहीं, तो बिहार हो जाएगा, जो कि पंजाब है, सिंध है, काठियावाड़ है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है। तो ये आंसर क्या होगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाल विवाह प्रथा का जो है नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 54 का तो है ना, 14 साल ये किया था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों में कौन कौन सा सही है, सही का जवाब आपको देना है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। क्या सही है ये? तो आप कहिएगा क्या सही है, मैं कहूँगा नहीं। तो आप बताइए कौन है। तो ये राष्ट्रीय पहले अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, गला खराब हो गया, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब थे। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। सिर्फ दूसरा सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट नहीं बल्कि 4 स्टेटमेंट है, और चारों में से आपको चूज करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 का जो है कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, गलत है ये। सरोजिनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट, मैंने बता दिया, तो ये गलत हो जाएगा। सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। क्या ये सही है? तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल ये सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है।
अगला स्टेटमेंट है कि एलन एक्टिवियन होम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AO होम कहते हैं, AO होम कहते हैं, इसका नाम पूरा है एलन एक्टिवियन होम, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऐसा क्या सही है? तो आप कहिएगा सर ये भी सही नहीं है ना, ये भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनमें से कौन से कथन, अच्छा यहाँ पे होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, दूसरा और तीसरा सही, दूसरा और चौथा सही था, बाकी ये दोनों गलत था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे उन व्यक्ति की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आंसर देखना है। अब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू कब बना है कांग्रेस के अध्यक्ष? अब देखो इस तरह का क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डाला हूँ और प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा क्या? तो आंसर इसका वैसे तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे महात्मा गांधी, ये जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से महात्मा गांधी की मैं बात करूं तो 1924 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये हुआ था, बेलगांव के अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू की अगर मैं बात कर लूं तो ये 1925 में, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता है ना, लाहौर अधिवेशन 1929 में, तो 1929 हो जाएगा भाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 31 में, 1931 में, तो आप टिक कर लीजिए। पहले महात्मा गांधी 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 29 वाला हो जाएगा, उसको दिए तो क्या होगा भाई? आंसर सी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 1936 में हुआ था, है ना, लखनऊ का अधिवेशन। पूरा डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर इसका हो जाएगा डी, अमृतसर अधिवेशन में, और ये 1919 में जो है ये हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में 1919 ईस्वी में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण या फिर इसकी उपाधि जो है लोकमान्य की उपाधि किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, क्रांतिकारी आंदोलन के समय। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जून 1897 में चापेकर बंदूकर ने जो है पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष इसका नाम था रेंड, और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। रेंड की हत्या को लेकर जो है यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने जो है यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया था और उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की सजा सुना दी थी, जिसका जो है देश भर में भारी विरोध हुआ था और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हुए और जनता ने उन्हें जो है लोकमान्य तिलक की उपाधि दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ जो है अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो है अरविंद घोष को बचाव किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास, है ना। देखिए ये भी अलीपुर षड्यंत्र मामले जो है 1908 में होता है और अरविंद घोष और उनके भाई
वृद्ध घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इस मामले में जो है 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष को जो है रिहा कर दिया था। और इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एडी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि बहुत ही मकसद के बाद ये सब हो पाया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जो है 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 62 नंबर का। तो इसका हालांकि आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स एम ए अंसारी हो जाएगा, एम ए अंसारी, एम ए अंसारी, एम ए अंसारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। बहुत अच्छा जो है क्वेट है, और ये जो है किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां है, तो आंसर हो जाएगा इसका जो है बाजिद अली शाह ने ये पंक्ति कहा था। और इसने क्यों कहा था इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस पंक्ति अवध के आखिरी नवाब बाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा इन नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान जो है फांसी दिए जाने पर किया गया था। तो थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1945। फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज का सप्ताह मनाया जाता है। तो थोड़ा सा ये डेट में डाउट नहीं होना चाहिए। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बात कर लूं तो आपको पता ही है इसके बारे में सारी चीजें। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह जो है नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था, और इसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को जो है प्रशिक्षण किया गया। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य था, भाई आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था पता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार को के कामों में बाधा पहुंचाना था, और इसके सदस्य सरकार के विरुद्ध तोड़-फोड़ का काम करते थे। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसे सौंपा गया था। तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अच्छा, श्रम विभाग में बोल रहा हूँ, बी नहीं होना चाहिए, ए होगा, है ना, ए होगा। 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य के या फिर स्वतंत्र गणराज्य में जो है देश के संक्रमण की निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में जो है अगर मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू को जो है कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंधी मामले को, जबकि बिहार के जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब कि श्रम विभाग इसके नाम सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। स्पेशल बिहार का क्वेश्चन आ गया, तो भाई सबको पता है, और ये क्वेश्चन चूंकि पूछा जगह है, कौन सा होगा, मुंगेर, जमुई, बांका। 67 का बी हो जाएगा, है ना, जमुई में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर को जाना जाता है सिल्क सिटी, और सिल्क सिटी भागलपुर में सिल्क बोर्ड भी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का चोरा चोरी विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ। चोरा चोरी विद्रोह कब हुआ था बिहार में। 69 का क्वेश्चन, नंबर 69 सी हो जाएगा इसका, ये 1798 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, मतलब कि अलग किया गया था। तो 1936 में। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये 71 का क्वेश्चन
आप लोग जरूर बताइए। 1 अप्रैल 1936 को ये काम किया गया था भाई, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा भाई इसका, ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, ये प्रसाद नहीं है, प्रसन्न ही है, सिन्हा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार के ऋतिक आनंद, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, स्पेशल बिहार का। तो बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित ये 24वें समर डेव बैडमिंटन ओलंपिक में जो है भारत के लिए जो है कौन सा पदक जीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन में सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 72 का बताइएगा। तो आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ए हो जाएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ऋतिक आनंद। अगला क्वेश्चन आपके से, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। 73 का ए हो जाएगा इसका, श्री कृष्ण से सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में जो है धारवार चट्टाने नहीं है। धारवार चट्टाने नहीं है, अगर हाई तब आंसर अलग हो जाता, बोल रहा है कि नहीं है। स्पेशल बिहार में पढ़ा हूँ, बहुत कायदे से आपने पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। कैमूर में धारवार चट्टाने नहीं है, बाकी जो नवादा जमुई गया में है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में जो है में से किसके पास सबसे कम जिले हैं भाई। ये प्रशासनिक प्रभागों में सबसे कम जिले किस में आता है। 75 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र मतलब वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे छोटा है। देखिए शिवहर हो जाएगा, शिवहर, अरवल है, जहानाबाद है, शेखपुर है, देखो सब छोटा छोटा ही जिला है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए 76 का वो शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचायत, पंचायत, एक बार और दोबारा सुनिए, मैं कह रहा हूं पंचायत, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। पंचायत की जागीर, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, ये क्या है। तो ये पद शाहनामा में है, ध्यान रखेगा पंचायत। अब पंचायत के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं तो देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखे थे, जिसमें पंचायत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिया गया था। पादशाहनामा को जो है मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है और इसमें शाहजहां का महत्वपूर्ण वृत्तांत भी लिखा गया है। तो महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है, तो जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ, तो बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। तो इस नृत्य रचना के निर्माता कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, 78 का आंसर हो जाएगा डी, भिखारी ठाकुर। और कितना महत्वपूर्ण है भिखारी ठाकुर, लगातार न्यूज में था पिछले 2-3 साल में, आप देखेंगे तो। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है और रिपीट भी होता है। आंसर हो जाएगा बी, पटना। सोन और गंगा का संगम जो है वो पटना में है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हर एवं बुक्का, जो कि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी भाई। 1913 में आप सबको पता है अनुशीलन समिति की स्थापना की शाखा। अच्छा बताइएगा आंसर, हम आपसे आंसर पूछ रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी, सचिंद्रनाथ सल्याल। सचिंद्रनाथ सल्याल ने जो है अनुशीलन की स्थापना किया था 1913 में। प्रश्न पूछे जाते हैं, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है। सोमेश्वर की पहाड़ी, ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में इसका जो है मैक्सिमम एरिया है, आप सबको पता होना चाहिए।
82 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, ये जो है शिवालिक श्रेणी का जो है हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया? अलग अलग कब हुआ था ये तो सबको पता है, बंगाल बिहार 1912 में होता है, लेकिन अब कब मिलाया गया ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आंसर हो जाएगा सी, 1900 नहीं बल्कि 1733 ईस्वी में। 1733 का ये घटना है। इस समय हुआ क्या था भाई, बता सकते हैं आप लोग? तो सुजाउद्दीन के शासनकाल में जो है 1727 से उसका टाइम पीरियड था सुजाउद्दीन का 1727 1739, और इसी समय बिहार प्रांत जो है बिहार प्रांत का विलय होता है बंगाल प्रांत के अंतर्गत, यहाँ पे होता है 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन के शासनकाल में। आप सबको पता भी होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसने जो है अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार भी बनाया था सुजाउद्दीन ने, तो इस इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? आंसर इसका हो जाएगा भाई साहब बी, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन, अब ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ था? कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है और बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, सी हो जाएगा। द्वैध शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये आपको ये सोचना है, इसके बारे में संविधान सभा के बारे में सोचना है। दूसरा स्टेटमेंट है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का जो परिणाम था क्या सही है? दूसरा है, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा जो है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से जो है कार्य किया। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये कोड का प्रयोग करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 86 का तो आंसर, हालांकि इसका जो हो जाएगा ना भाई, ये बहुदलीय निकाय थी और उसके बाद जो है आप देख रहे उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो आंसर ये हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से? अब यहाँ पे सॉरी लिखित होना चाहिए, लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ है? तो ये जाहिर सी बात है अमेरिका से हुआ है सबसे पहले। डी इज द राइट आंसर, 87 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों और राज्य की नामों की सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो कौन सी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है, आप सबको पता है फ्रेंड्स। इसमें कौन सा अनुसूची ये कार्य करते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, पहली अनुसूची में इसके बारे में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कही गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से अलग है, मतलब कि भिन्न है कि भारत में क्या है, जरा सा देखिएगा। 89 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिएगा तो जुडिशियल रिव्यू प्रणाली से अलग है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से क्या है, परिबद्ध हो। डी इज द राइट आंसर और 90 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो राज्य सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, संवैधानिक सरकार वह है। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? 91 का ये कह रहा है, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा सही होगा, पहला गलत है। दूसरा सही है, तो आंसर फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है?
92 का आंसर बी हो जाएगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? 93 का आंसर बताइएगा। तो इसका तीनों सही होगा, खाली ये नहीं होगा। तो कानून बनाकर, उसके बाद यहाँ पे शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा नौकरी में प्रवेश दिलाकर नहीं होगा, है ना। तो ये 3 हो जाएगा, तीनों सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट अलग अलग दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 301 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंध है, जो कि आपको साफ साफ गलत दिख रहा होगा। 300 आर्टिकल 300 में ये प्रावधान है ना। किधर भाग गया भाई क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए भाई, किधर चला गया क्वेश्चन। चलिए, तो ये तो आपको गलत दिख रहा है साफ साफ। ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित है 301। आपने अगर मैं भाग पढ़ा हूं तो देखा होगा, तो आपको पता होगा। अगला स्टेटमेंट है, एक मिनट यार, हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। हाँ, पहले ये मूल अधिकार में था, लेकिन अब विधिक अधिकार हो गया, तो ये दूसरा सही हो गया। तीसरा देख लेते क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये तीसरा जो पॉइंट है, कह रहा है कि भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 300 क या 301 कह सकते हैं, उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार 1944 में संविधान संशोधन होता। ये गलत डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा। केवल जो है फ्रेंड्स, इसका दूसरा सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो भाई राष्ट्रपति द्वारा संसद के सिफारिश पर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। ये कौन काम करता है? अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 156 के बंद है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और दोनों को देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और खास तौर पे बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है इस तरह का, 97 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा। कह रहा है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। देखो, डायरेक्टली गलत है, कभी भी हटा दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर। देखो, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। देखने से ही पता चल रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? हाँ, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, 98 नंबर का। और क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, 2 स्टेटमेंट है। कह रहे कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलाकर बनेगी, जो राज्य में जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट तो आप कहिएगा नहीं, गलत है ये। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्द नहीं होगा यदि उसकी आयु जो है 25 वर्ष से कम हो। बिल्कुल 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। पहला वाला गलत था। देखिए, जो क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है ना, उसका आंसर इतना छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। ये भी पोल साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विधानसभा का जो है अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता है या फिर रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगी या फिर देगा। तो ये 99 नंबर का स्टेटमेंट आप बताइएगा तो क्या सही है? तो बिल्कुल ये सही है ना। जब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को जो है तुरंत रिक्त कर देगा। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है।
तो आंसर क्या होगा भाई, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपके सामने, ये अब ज्योग्राफी में हम लोग आ गए। कह रहा है कि भारत का मानक समय, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, आप सबको पता है, तो किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये जो है इलाहाबाद हो जाएगा, इसका आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 का तो आंसर क्या होगा भाई, मणिपुर। आप डायग्राम में ज्योग्राफी पढ़ाया हूं तो अब ये चीजें मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलापिंड सरका है कहाँ, किधर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बी हो जाएगा, दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है ना। पहला जो स्टेटमेंट है, कथन है, कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती है ना। मतलब ये कह रहा है कि हमेशा उसमें पानी होता है, सतत वाहिनी होती है। तो क्या सही है? तो कहीं ना कहीं आपको ये सही दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, 20 द राइट आंसर होगा। लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट है और तीनों में से क्या क्या हो सकता है, आंसर बताइएगा। तो पहला कह रहे कि देश के अधिकांश भाग में जो है साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता, पहला स्टेटमेंट है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता, बिल्कुल ये सही है। और कह रहा है कि अगला जो चौथा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि मानसून की प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। जाहिर सी बात है ऐसा होता, तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके? लघु हिमालय। तो मैंने आपको ये जो चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ाया हूँ उसमें महान हिमालय, लघु हिमालय है ना, शिवालिक के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हो। तो आंसर इसका हालांकि बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है लघु हिमालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, दोनों नर्मदा और ताप्ती, तो दोनों के बीच में कौन से पहाड़ी है या फिर कौन सी श्रेणियां है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आंसर बी हो जाएगा, सतपुरा की पहाड़ी है या फिर श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिकांश ऊंचाई पर है, बिल्कुल ये सही है या गलत है? तो 7 का ये जो है सही नहीं है, डायरेक्टली आपको ये दिख रहा होगा, बाकी ये सब सही है। तो आंसर क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको सम्मिलित करना है, पहाड़ी है और क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ी है भाई और यहाँ पे क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्र को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्षेत्र होगा। तो सम्मिलित करना है, देखते हैं कौन कौन सा सम्मिलित है ना, कौन कौन सा सम्मिलित है यहाँ पे ऑप्शन में पूछ रहा है। 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो कार्डामम की पहाड़ियां काराकोरम तट पे, बिल्कुल ये गलत है। अगला कह रहा है कि महादेव पहाड़ियां, सॉरी कैमूर की पहाड़ियां कोकन तट, ये भी सही गलत है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में, दक्षिण भारत का क्षेत्र में है, बिल्कुल है। और मिकीर पहाड़ियां जो है पूर्वोत्तर भारत में, ये बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही है, आंसर क्या होगा, सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें आपसे पूछा है, ये दर्रा आपको दिख रहा होगा है ना, दर्रा है, नाथुला दर्रा, लेपुलेख दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये छांटना है। तो फ्रेंड्स ये दर्रा की मैं बात करूं तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है और ये अरुणाचल प्रदेश बता रहा है। तो आंसर तो आपको यहीं पे मिलेगा, आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है।
है ना। और पालघाट दर्रा जो है केरल में है, तो ये आंसर गलत था, बाकी सब सही है। मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है मेघालय का पठार, तो बी हो जाएगा, ये प्रादीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। हल्दिया कहाँ पे है, तो हल्दिया उड़ीसा में है क्या, कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। हल्दिया भैया पश्चिम बंगाल में है ना, तो गलत होगा। जामनगर कहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। गुजरात में है जामनगर, ठीक है। और निमालीगढ़ जो है ये कहाँ पे है, ये भी गलत है। और ये जो पनागड्डी है ये तमिलनाडु में है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नुमालीगढ़ जो है ये गुजरात में नहीं बल्कि नुमालीगढ़ जो है ये हमारे हिसाब से असम में होना चाहिए ना, ये असम में, ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है, भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ गया, स्थल रुद्ध देश कौन सा है। बोलबिया है, दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थल रुद्ध देश है बोलबिया, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भू आबदेश नहीं है, भू आबदेश नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, भू आबदेश नहीं है, तो 13 का अजरबैजान जो है भू आबदेश नहीं है, बाकी ये जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जिसमें तान लगा होता है सब ये जो है भू आबदेश नहीं है, पाकिस्तान को इसमें मेंशन मत कीजिएगा। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है, तो ये आप सबको पता है अलास्का जो है किस देश का हिस्सा है ना, बी हो जाएगा। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का, कहा भाई यूएसए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स ना, मैं क्या करूंगा, जैसे ही 20 टेस्ट हो जाएगा तो एक साथ में मैं मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन आसानी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। क्वेश्चन करा कि 55 विद्यार्थी की जो है एक कक्षा में 34 को जो है क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन पसंद है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दो दो खेलों में कम से कम जो है एक खेल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। और बीपीएससी का इस तरीके का क्वेश्चन ना फेवरेट होता है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये एवरेज का क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम ही एवरेज। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि भाई 55 है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, तो आपके सर क्रिकेट जो है 34 विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे ओवरऑली क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो आपके सर बैडमिंटन जो खेल रहा है ना, बैडमिंटन वो खेल रहा है कितना, तो 26 खेल रहा है। और बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। बहुत आसान, क्या कर रहा है, बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो आराम से बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखो भाई ये तो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों खेलने वाले की संख्या निकल रहा है, और इतना ये खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों को आप काउंट कर देंगे, तो आप कहिएगा सर ये जो हो जाएगा और 6 4 10 मतलब कि 60 हो जाएगा। ये टोटल विद्यार्थी इसमें से निकाल लीजिए, 55 है भाई, 55, क्योंकि हमें तो ये निकालना है, तो 55 में 60 में से 5 55 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 क्या खेल रहा है, दोनों खेल खेल रहा है। आसान था क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। डिटेल में मैं समझाऊंगा उसमें, जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाया हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ एवरेज का टॉपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या है, तो भाई 2 से शुरू करिए। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन पहले आपको पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या स्वयं अपने आप से और 1 से कटता है ना, तो एक तो 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या मतलब कि 1 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ऊपर है, एक तो 2 हो गया, ये अपने आप से कट रहा है, और जाहिर सी बात है 1 से भी कट रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और देख लीजिए 19 हो जाएगा, है ना। तो सबका क्या बोल रहा है, योग, तो सबको जोड़ लीजिए,
आराम से इसका रिजल्ट निकल के आपके सामने हो जाएगा। तो सबको जोड़िएगा ना तो 77 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है मैथ्स का ही है, 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में मनीष ऊपर से 16वें स्थान पे है। ऊपर से जो है ना ये ना 16वें स्थान पे है, 16वें स्थान पे ये कह रहा है, ठीक है। और मनीष है ऊपर से 16वें स्थान पे, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से 16वें स्थान पर। और जो है नीचे से जो है 29वें स्थान पे है। नीचे से कितना पे है? 29वें पे है, ठीक है। यहाँ पे 16वें पे, यहाँ पे 16वें पे और यहाँ पे 29वें पे है ना। ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। दोनों का आपको क्या करना है? काउंट कर लेना है। तो 16 29 कितना हो जाएगा? इसमें से इसका ट्रिकी होता है, या फिर आप ऐसे ओवरली भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से 16 नंबर पे है और यहाँ से जैसे बात है 29 नंबर पे है, तो भाई यहाँ पे देखिएगा एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मान लो जो यहाँ पे है तो इधर से 16 और इधर से 29, तो यहाँ पे दो बार एक संख्या काउंट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक तो माइनस करना है, तो दोनों का जोड़ के एक माइनस कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान यार इस तरह का क्वेश्चन होता है। और एग्जाम में हम लोग तो इसका जो काउंट कीजिएगा तो 9 6 15 मतलब कि 55 हो जाएगा, एक माइनस कर दे तो 44 हो जाएगा। और परीक्षा में भाग लेने वालों की संख्या जो है कह रहा है यहाँ पे 6 है, देख सकते हैं, तो 6 है। सॉरी, नहीं लेने वाले की संख्या है 6। परीक्षा में भाग 9 लेने वाले की संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं भाग लेने वाले की संख्या है 6। मैं थोड़ा सा एक बार मिटाता हूँ। कह रहा है कि 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 जो है फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में कितने छात्र हैं, है ना। तो इधर 44 हो गया, इधर 6 हो गया, मतलब कि 56 छात्र जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। 56 या और 46 कितना हुआ था यहाँ पे? 44 ना, 44 6 50 हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भाई आपको विषम संख्या को छांटना है ना। मिल्क है, केक है, सिरप है, टी है, तो कौन सा अलग है? तो कहीं ना कहीं आपको केक दिख रहा होगा अलग, है ना। अगला क्वेश्चन है, अमर अकबर एंथोनी की कुल आयु 60 वर्ष है। देखो, अमर अकबर एंथोनी की कुल आयु जो है 60 वर्ष है। 3 साल पहले उसकी आयु का योग जो है कितना था? 3 साल पहले, तो भाई 3 साल पहले कह रहे हैं तो 3 साल आप सब में एक एक मतलब 3 साल घटाना है ना। 3 आदमी है तो 9 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऊपर में पढ़िए, बीपीएससी का क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने 120 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैसा जो है जैसा गोद का सॉरी जैसे गोद का गोंद होगा, गोंद का संबंध जो है चिपकाने से है, गोंद है, जैसे जैसे गोंद का संबंध चिपकाने से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से अब सुई का संबंध मतलब नील का संबंध किससे होगा? तो दर्जी से होगा क्या, सिलाई से होगा क्या? अब यहाँ पे डाउट में गलती हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन 120 का, भाई इसका जो है सिलाई से होगा। सुई से हम लोग क्या करते हैं, दर्जी सिलाई करते हैं, तो सुई ना सिले का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 121 का, इसको काटिए यार। क्वेश्चन करके राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर जो है रोक लगाने के लिए वाहनों पर 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स 121 का। तो ये हो जाएगा, बिहार सरकार ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों को सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध पीने को मिलेगा। तो बताएं कि पूरे देश में मिड डे मील की योजना की शुरुआत कब हुई थी पूरे देश में? 122 का जो आंसर हो जाएगा भाई, शायद इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए, सी होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से 1995 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष तक जो है विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्य के सुझाव मांगा है, मतलब कि राज्य से सुझाव मांगा है, जिसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन 123 का। तो आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 1947 होगा ना, सॉरी 2047 होगा।
अगला क्वेश्चन है अरविंद सिंह चंदेल, जिन्हें हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, बताइए कि पहले वे किस हाई कोर्ट के जज थे? 124 का आंसर क्या होगा? इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज थे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा पटना नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में जो है रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 126 का आंसर हो जाएगा वैशाली, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना। 127 का आंसर होगा फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के किस बालक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 28 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे एमडी हुसैन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के कितने जिलों में राज्य सरकार ने संयुक्त औषधालय खोलने की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, आंसर ये हो जाएगा 15 जिलों, राज्य के 15 जिलों में। नहीं, राज्य के 15 नहीं होगा भाई, राज्य के 12 होना चाहिए, माफी चाहता हूँ, 12 जिलों में होगा, राज्य के 12 जिलों में। जिला का सूची अगर देखना है तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ दूंगा, वो कौन कौन सा जिला है मैं मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर की जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, तो वे राज्य में कितनी बार मुख्यमंत्री? 2 बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लकड़ी बहिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना ये शुभारंभ की है? तो जाहिर सी बात है कौन सा राज्य होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाल ही में ये काम किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में समाचारों में रहा स्वाल वार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है? कौन सा? तो ये स्वाल वार्ड जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था। 132 का आंसर ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर का लोकेशन आपके माइंड में चलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, विदेश सचिव 35वें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 तो मैं बता दिया ना, 32 का 32 का आंसर जो है ना, माफी चाहते हो यार, 32 का आंसर एक मिनट, 30 का आंसर बी होना चाहिए भाई, 31 का तो मैं बता ही दिया हूँ ए, 32 का बी होगा, हिंद महासागर होगा ना, हिंद महासागर होगा, सॉरी हिंद नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं ठीक है, आर्कटिक महासागर होगा, माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो ठीक है, यहीं पे मैंने कंफर्मेशन, क्योंकि मुझे डाउट था थोड़ा सा, यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 35 नंबर का क्वेश्चन, आंसर बी हो जाएगा इसका, विक्रम मिश्री को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर जो है भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? 134 का आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जो है 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मत पूछिए, ये लगातार न्यूज में था, आपने देखा ही होगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है 36 का, हाल ही में किस संगठन ने हिमालय पर्वत पर जो है विशाल जेट्स को जो है देखा? तो 136 का आंसर सी हो जाएगा, नासा ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या था, थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मैंने आपको इसके बारे में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ मंथली वाला जो करंट अफेयर्स था। आंसर ये हो जाएगा, स्वयं एवं समाज के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जो है
हेमिस महोत्सव, जाहिर सी बात है हेमिस महोत्सव किस राज्य में होता है? 2024 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? 138 का, तो ये हो जाएगा लद्दाख में होता है, ठीक है। ग्लोबल गैस फ्लेरिंग ट्रैक्टर और ट्रैकर होना चाहिए, ट्रैकर रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? 139 का आंसर बी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? मेरा पहला वोट है ना, तो कौन सा मंत्रालय करेगा ये काम? ये सीधा सा क्वेश्चन है, तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। कभी कभी समाचारों में आने वाली पंचवेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन दो देशों के बीच एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 141 का क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा भारत और भूटान के बीच में ये परियोजना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नागालैंड में कोयला खनन को विनियमित करने में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है? कौन सा आर्टिकल होगा बताइएगा? 142 का, बी हो जाएगा आर्टिकल 371 ए। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? वित्त वर्ष 2024 में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 2.44% है ना, यही होना चाहिए। और 24 वर्षों में जो है ना ये काम हुआ है। मैं इसका डिटेल दे दूंगा टेलीग्राम पे, इसलिए कर रहा हूँ, बार बार जाके जुड़ जाओ। हाल ही में खबरों में रही इग्ला एस रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? किस देश द्वारा विकसित की गई है? 196 का फ्रेंड्स, सॉरी 146 का आंसर ये हो जाएगा, रूस के द्वारा। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस जो है 2024 में मनाया गया, तो भाई कह रहा है कि भाई इसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स सत्यमंगलम नाम से ही मंगलम है, तो जाहिर सी बात है दो राज्य आपको दिखेगा, तमिलनाडु या केरल, तो केरल ऑप्शन में है ही नहीं, तो तमिलनाडु आराम से टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है रेमन का नाम किस देश ने रखा है? 149 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ओमान ने रखा, और यही सही है। हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर 150 का आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में है। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। करंट ये मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है, जेन्युइन आप लोग रिव्यू दीजिएगा, 150 में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। जो भी कैंडिडेट टेट क्लास में आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए 9341766130, इसमें आपको सब कुछ एक जगह सारे कंटेंट मिल रहा है। जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, करके जाइएगा एग्जाम हॉल में, नहीं रुकेगा। ध्यान दें, ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, जाहिर सी बात है ये मॉक टेस्ट मैं दे चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग पेड क्लास में है तो आपके सामने पीडीएफ होगा, सब कुछ होगा, तो अच्छे से एनालिसिस करिएगा। उसका कंप्लीट मैंने एनालिसिस भी वहाँ पे दिया हूँ, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, यहाँ पे सारे चाहे करंट अफेयर्स हो, सारे सेक्शन का आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, तो पहले आप खुद से मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है एनालिसिस भी करना जरूरी होता है, तो ये काम आपको करना है। देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है, और अगर इतना करके जाते हैं ना एग्जाम हॉल में, तो कहाँ से क्वेश्चन आपका रुकेगा? प्री नहीं रुकेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेहनत करना पड़ेगा, आपके पास अब 60-70 दिन है, मैं कहूँगा मात्र 70 दिन ही, 70 डेज ही बचा हुआ है, तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए ताकि इस बार आपका प्री हो और मेंस लिखने का मौका मिले, और मेंस भी आप लोगों का अच्छा होगा। प्री में अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, तो भैया आपका 60% एरिया मेंस का भी कंप्लीट हो जाता है, और प्रबल संभावना आप लोग का प्रबल का चांस बनता है आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा, और फाइनल आप अधिकारी भी बन जाएंगे।
ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मॉक टेस्ट मैं भी जानता हूँ, जो कि ये मॉक टेस्ट अगर मैं पूरे डिटेल में करता तो 5 घंटा का टाइम जरूर लगता। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाने की कोशिश किया हूँ मॉक टेस्ट। तो आप लोग खुद से भी एनालिसिस करिए, जितना मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे भी, तो आप उसको करिए, क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे आपको पकड़ना है कि जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका नहीं बना, उस टॉपिक पे जाके मेहनत करिए कि मेरा क्वेश्चन बना क्यों नहीं। मॉक टेस्ट का यही उद्देश्य होना चाहिए, उस टॉपिक पे पकड़ बनाइए, काम करिए। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।